यूट्यूब का मेरा ये सफ़र आप लोगों के बिना अधूरा था। आप लोगों का प्रेम, स्नेह और सपोर्ट बहुत मिला मुझे। और जब इंसान को कुछ मिलता है तो उसकी इच्छा होती है कि बदले में कुछ दे, अच्छा दे। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ अलग बनाने की कोशिश करूंगा। आज उसी कोशिश का ये पहला एपिसोड है दोस्तों। आज मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त या मेहमान आए हैं जिनसे मैं आज का टॉपिक डिस्कस करूंगा। मैं पहले इन लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे राइट साइड में सबसे पहले बैठे हुए हैं बैंकिंग सेक्टर से जयवंत ब्राह्मणे जी। उनके बगल में है, शिक्षा से ही रिलेटेड है ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं और इनका नाम है रमेश जी, रमेश सिंह जी। मेरे लिए इसलिए निकल गया कि आदरणीय है, शिक्षा से है तो जी अपने आप निकल आता है। उनके बगल में है विनायक सोनार, ये एक बिजनेसमैन है, इनका अपना खुद का बिजनेस है दोस्तों। और सबसे अंत में है पांडे जी, ये एचआर डिपार्टमेंट में है। यानी ये चारों लोग अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन चारों लोग अपने फील्ड में पब्लिक डीलिंग काफी करते हैं। सो आज इनके साथ ही हम लोग अपना ये पहला एपिसोड शुरू करेंगे दोस्तों। ओके, नमस्कार दोस्तों। आज डॉक्टर संजय सिंह ने हम लोग को यहाँ पर बच्चों के बारे में कुछ कहने का मौका दिया है। हम लोग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, या समाज में चल रहा है, इस तरह से समस्याएं बहुत सी चल रही हैं कि बच्चे आजकल पेरेंट्स का सुनते नहीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और बच्चे उद्दंड होते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पर, समाज में बहुत फर्क पड़ रहा है। गार्जियन हर अपने बच्चे को और लोगों से आगे बढ़ाना चाहते हैं और बच्चे उनकी बातों को ध्यान नहीं देते। एक बड़ी समस्या है, उसके बारे में हम डॉक्टर संजय सिंह से चर्चा करना चाह रहे हैं। रमेश जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे उदंड ही हो। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसके अंतर्गत हमें ये लगता है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, पढ़ नहीं रहा है या हमारी बातें नहीं सुन रहा है। जैसे रेस्टलेसनेस हुआ, बच्चा पढ़ते समय जब रेस्टलेस रहता है तब वो पढ़ने के बावजूद वहां बैठा रहता है पर वो ठीक से पढ़ नहीं पाता अपने इस बिहेवियर की वजह से। सो उस समय भी पेशेंट को, उस समय भी पेरेंट को लगता है कि अरे ये इतना देर बैठा, सिर्फ ऐसे ही बैठा है, मुझे बेवकूफ बना रहा है। या दूसरा वजह ये भी हो सकता है केयरलेसनेस, वो अपनी पढ़ाई को लेके उतना सतर्क नहीं है, केयरलेस है, लापरवाह है। तीसरा वजह ये भी हो सकता है कि वो उसका इंटरेस्ट कहीं और, इंटरेस्ट मतलब हॉबीज पकड़ लीजिए, जैसे स्पोर्ट्स में हो या किसी दूसरे इंडोर आउटडोर गेम्स में हो, किसमें भी हो सकता है। सो पढ़ाई के सिवा उसका कहीं और ध्यान लगता है। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इम्पोजिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने विचार को अपने बच्चों पे इम्पोज करते हैं या थोप देते हैं। तो ये चार मेन वजह है जिसकी वजह से बच्चे या तो आपकी बात नहीं सुनेंगे या वो ठीक से पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि बच्चा अगर सुनता नहीं है या वो उद्दंड है तो उसके कई सारे कारण हैं, उसमें से आपने कहा कि रेस्टलेस भी होना जी, तो क्या आप ये थोड़ा विस्तृत में बता सकते हैं कि कैसे हम समझे कि बच्चा रेस्टलेस है? जी जी, कुछ बच्चे होते हैं विनायक जी जो हाइपर एक्टिव होते हैं। उनको एक जगह पर बैठना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। उनको हमेशा एक्टिविटी चाहिए। जैसे अब एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है हॉल में और वहीं पे टीवी लगी हुई है, घर में किचन में मिक्सर चालू है या कहीं कुछ और चालू है, उसके भाई बहन कुछ और कर रहे हैं, राइट। सो ये बंदा एक जगह अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। इसका ध्यान थोड़ा सा पड़ेगा, फिर ये टीवी की तरफ देखेगा, फिर उसके बाद भाई बहन क्या बात कर रहे हैं वहां देखेगा, पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं, किचन में ध्यान है। ऐसे हर जगह पे उसका ध्यान रहता है। सो वहां पे उसका कंसंट्रेशन बहुत लूज हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा।
कई बार ऐसा होता है कि ये रेसलेस बच्चे वाकई बड़े शार्प होते हैं मेंटली, पर अपने इस बिहेवियर की वजह से ये पढ़ाई में पीछे चले जाते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर आप देखेंगे, जैसे अब पहचानने की अगर बात मैं करूं, जैसा कि विनायक जी ने मुझसे पूछा, तो ऐसे बच्चे, ये बच्चे घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। इनको हमेशा चेंज चाहिए, चेंज, बदलाव चाहिए इनको। एक चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। एक ही तरह का पैटर्न का इनका स्टडी हो, या एक ही तरह का पैटर्न का इनका ड्रेस हो, या एक ही तरह का स्टडी हो, तो ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। स्टडी में भी इनको अलग अलग चीजें चाहिए। कभी प्रैक्टिकल स्टडी इनको पसंद होती है, वो इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन एक ही पैटर्न इनको बोर होता है। ठीक है, सो हमेशा इनको बदलाव चाहिए। और ट्रैवलिंग मैंने इसलिए कहा दोस्तों कि जब कोई ट्रैवल करता है तो ट्रैवल करते समय ये कंटिन्यूअस एक चेंज का प्रोसेस है। जैसे अभी ये जगह है, थोड़ा आगे गए दूसरी जगह, थोड़ा आगे, मतलब ये कंटिन्यूअस चेंज वाला प्रोसेस है। सो उसमें उनको बहुत मजा आता है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं, सर ये घर में बड़ा बोर होता है, लेकिन घूमने को बोलो फटाक से कपड़े निकाल के तैयार हो जाता है, कपड़े पहन के। सो वो इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि इस बच्चे को कंटिन्यूअस चेंज पसंद होता है। ये एंशियस भी होते हैं, बेचैन भी होते हैं, रेस्टलेस भी होते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे इतने रेस्टलेस होते हैं कि वो लक्ष्यहीन तरीके से वो घूमना पसंद करते हैं। लक्ष्यहीन मतलब उनके घूमने का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ट्रैवलिंग कैसा है कि आप यहां से गए, आपको किसी टेंपल में जाना है, या किसी दूसरे के घर में जाना है, या रेलवे स्टेशन जाना है, एक डेस्टिनी है आपका। अब ये क्या होते हैं ना, ये इतने रेस्टलेस होते हैं, विदाउट डेस्टिनी घूमते हैं। सो वो चीजें पेरेंट्स को बड़ा अटपटा लगता है। हम ये कह सकते हैं एक तरह का वॉन्डरिंग रहता है, एमलेस ट्रैवलिंग, कोई एम नहीं होता। सो इस तरह के रेस्टलेस बच्चों को बिठा के एक जगह पे पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें धैर्य की भी कमी होती है। पढ़ने के लिए दोस्तों आपको एक पोस्चर बनाना पड़ता है, वहां पे आपको कॉन्सेंट्रेट एक ही जगह पे करना होता है, तब जाके उसमें से कुछ आपको आउटपुट मिलता है। लेकिन वो बच्चा अगर चंचल है, रेस्टलेस है, इम्पेशेंट है, बेचैन है, तो वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाएगा। सो रेस्टलेस से विनायक जी मेरा यही मतलब था कि जो बच्चे रेस्टलेस होते हैं वो नहीं पढ़ पाते। इसका वजह यही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेंटली डल होते हैं, वो मेंटली शार्प भी हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई को छोड़ के दूसरी जगह वो काफी चतुर, मैंने देखा है कि वो कई जगह पे, दूसरी जगह पे वो बहुत शार्प होते हैं। जैसे ट्रैवलिंग में कौन सा स्टेशन किसके बाद आने वाला है उनको याद रहता है। सो वी कैन नॉट से, हम ये कह नहीं सकते कि वो मेंटली डल होते हैं या वीक होते हैं, लेकिन चंचल होते हैं, रेस्टलेस होते हैं। सो ये एक डिसएडवांटेज है कि ऐसे बच्चे कभी कभी पढ़ाई में पीछे चले जाते हैं, और वो पेरेंट्स को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अभी जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं वो ये देखें कि यार बच्चों में ये क्वालिटीज है, अगर है तो उस वो रेस्टलेस है, वो पढ़ाई में डल नहीं है। ओके सर, नाइस। ये जो आपने इतना हम लोगों को टॉपिक दे रहे हैं, तो बच्चे हर जगह से चेंज तो हो रहे हैं, लेकिन उसको ये भी तो कह सकते हैं कि जो उनको पढ़ाई के लिए उसके प्रति लापरवाही भी तो हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं। लापरवाही एक अलग टॉपिक है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने मन से चलते हैं, उन पे कोई जिम्मेदारियां थोपा जाए तो वो पसंद नहीं करते। लेकिन लापरवाह बच्चे हम उनको भी नहीं कह सकते। कुछ बच्चे होते हैं केयरलेस होते हैं। अब केयरलेस कैसे? जैसे वो अपनी चीजों को पोस्टपोन करते हैं। अभी आज पढ़ना है तो पढ़ाई के लिए बैठेंगे, हाँ ठीक है कल कर लेंगे, एग्जाम तो परसों है ना, परसों कर लेंगे। तो वो अपनी चीजों को आज के बजाय कल पे पोस्टपोन कर देते हैं, थोप देते हैं, कल देखा जाएगा। राइट? केयरलेस में एक और कैटेगरी आता है कि जो केयरलेस बच्चा होगा अक्सर देखेंगे वो भुलक्कड़ होता है। वो कहीं अपना पेन कहीं रख देगा, पेपर कहीं रख देगा, बुक्स कहीं रख देगा। सो ये यहाँ पे
यहाँ पर भी उनका केयरलेसनेस देखने में आता है। और केयरलेसनेस वजह से ही दे आर वेरी प्रोन टू मेक मिस्टेक। वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं मिस्टेक करने को, फटाक से उनसे गलतियां हो जाती हैं। अभी मम्मी ने या पापा ने कुछ कहा कि ये लेके आओ, अब वो गया और वहां पे वो कहीं और धुन में है, अपने ही ध्यान में, केयरलेस है। उसको एक काम दिया गया है, वो काम के प्रति उसकी ललक या लगन नहीं है, वो कहीं और है। वो वहां पे पैसे भी दे दिया और सामान भी ले लाया, घर पे चला है। सो केयरलेसनेस इज अ मिक्सचर ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मेकिंग मिस्टेक या पोस्टपोनिंग थिंग्स, अपने चीजों को आज जो काम करना है उसको कल पे थोप देना। ये ऐसे बच्चे भी पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। सो केयरलेस से मतलब मेरा यही था। डॉक्टर साहब, आपने जब शुरुआत की उसमें बताया कि बच्चों की जो उद्यमिता है वो उनकी हॉबी की वजह से भी हो सकती है। जी, ये क्यों? देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसा कि मैंने कहा, छोटे बच्चे क्या, हम बड़े इंसान हैं। कभी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर कोई जो हमारा फ्रीडम है उसमें रिस्ट्रिक्शन है। अब हॉबीज क्या होता है ना, हॉबीज आप चुनते हो अपने नेचर के हिसाब से। अगर आप मेंटली बहुत रेस्टलेस हो और फिजिकली उतने रेस्टलेस नहीं हो तो आप वीडियो गेम की तरफ जाओगे या मोबाइल में कोई गेम है उसकी तरफ जाओगे। लेकिन अगर आप फिजिकली रेस्टलेसनेस हो तो आप फुटबॉल है, क्रिकेट है, अब इसमें भी कई चीजें डिवाइड हो जाती है। तो जो बच्चे इंटेंस डिजायर होता है, जिनको हॉबीज का इंटेंस डिजायर, वो इस पढ़ाई को छोड़ के उस तरफ उनका ध्यान चला जाता है। कई बार देखा है दोस्तों आप लोगों ने कि हमारे देश के या विदेश के भी कई ऐसे प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, जिनकी पढ़ाई इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स में एक विशेष मकाम स्थापित किया है। सो वो इसीलिए कि उनका पूरा डेडिकेशन, होल डेडिकेशन वाज ऑन स्पोर्ट्स। पढ़ाई को उन्होंने सेकेंडरी रखा, या रखा ही नहीं, क्योंकि अपने अंदर जितनी लगन थी, जितना कैलिबर था, जितना एनर्जी वो झोंक सकते थे, वो सारी चीजें उन्होंने अपने हॉबीज पे झोंक दिया, क्योंकि उन्हें वही अच्छा लगता है, उसके सिवा वो कुछ कर ही नहीं पाते। फिर कई बार हमने देखा है कि वो एक मकाम पे पहुंचे, फिर उसके बाद बाकी की पढ़ाइयां उन्होंने पूरी की। सो अगर किसी बच्चे के अंदर इंटेंस डिजायर हो किसी हॉबी का, तो वो बच्चा पढ़ाई को सेकेंडरी करके स्पोर्ट्स की तरफ जाता है। और पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा। हम लोगों के जमाने में अक्सर ये बोला जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। लेकिन समय के अनुसार ये कहावत अब धीरे धीरे बदल रहा है। आज स्पोर्ट्स को इतना महत्व दिया जा रहा है देश में कि आदमी की जो भी इच्छाएं हैं, अगर वो स्पोर्ट्स के एक चरम सीमा पे पहुंच जाए तो वो भी उन इच्छाओं का मोहताज नहीं बनता। घर, बंगला, कपड़ा, गाड़ी, ऐशो आराम और शोहरत, ये सब कुछ स्पोर्ट्स दे सकता है दोस्तों। सो ये बदलाव तो उन बच्चों के लिए वेलकम है। ठीक है शीतला जी, थैंक यू सर। जैसे मान्यवरों ने बताया कि ये 3 कारण ऐसे है, तो चौथा एक कारण मेरे को जैसे आपने बताया था कि माँ बाप अपनी इच्छाएं बच्चों पे थोपते हैं, तो सही में ये एक कारण हो सकता है क्या? जी जरूर जी, होता ऐसा है कि अगर मैं शुरुआत से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि एक इंसान, अपनी माली हालत बहुत खराब है जिसकी, वो बहुत स्ट्रगल करके ऊपर उठता है, ठीक है। वो बंदा अपने बुरे दिन को भूलता नहीं है जिससे वो बाहर निकला है। वो उसके जहन में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ होता है। और वो बंदा जो ऊपर आया है,
उसे पैसे की कीमत पता होती है, तो वो इस चीज को भुला नहीं सकता पैसा कितना कीमती है, क्योंकि जब उसके पास नहीं था तब वो क्या क्या भुगता है, उसका परिवार क्या क्या भुगता है, वो उसके जेहन में है। सो उसके हिसाब से पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे पेरेंट्स क्या करेंगे, वो पैसे पे एम्फसाइज करेंगे, जोर डालेंगे। बच्चा उस माहौल में नहीं रह रहा है। आप स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, बच्चा नहीं, लेकिन आप ऐसे फील करोगे, आप उसको एहसास दिलाओगे बार बार कि मैं स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था, देख हम लोग कैसे हैं। सो ये कभी कभी बच्चों को डिमोरलाइज भी करता है। इस तरह क्या कर रहे हो, आप अपने आप को बड़ा कर रहे हो और बच्चे को छोटा, तो उसका कॉन्फिडेंस भी कम होगा और उसका जैसे बोलते हैं ना, डीमोटिवेट होगा वो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है ना कि जो आपका बीता हुआ कल है या जो आपका थॉट है, उसको अपने बच्चों पे मत थोपो। पहले देखो आपका बच्चा कैसा है, किस तरह का है। वो रिजर्व है, रेस्टलेस है, फियरफुल है, करेजियस है, उदंड है, आर्डेंट है, क्या है। अगर वो करेजियस है तो उसको उस तरीके से उसको हैंडल करो आप। अगर आपका बच्चा डरपोक है और आप मिलिट्री ऑफिसर हो, बार बार उसको बोलते हो यू आर कावर्ड, यू आर कावर्ड, आप कैन यू बिलीव उसके माइंड पे क्या बीतेगा। आप जीनियस की पढ़ाई में, ये बच्चा पढ़ाई में नहीं स्पोर्ट्स में है मान लेते हैं, और बार बार उसको बोल रहे हो यू आर डफर, तुम्हें कुछ नहीं आता। मुझे देखो, आप कोई बोलेगा मेरा बच्चा है तो मैं तो शर्म से मर जाऊंगा, इस तरह का स्टेटमेंट अगर बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, इट विल गो डाउन, वो डीमोटिवेट होगा। और उसके बाद भी वो शांत रहेगा। लगातार अपने सोच को, अपने विचार को उस बच्चे के सर पे थोप रहे हो। अब समझिए कोई लेफ्ट हैंड का बच्चा, उसको जबरदस्ती मार के आप राइट हैंड करा रहे हैं। कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, और जो नेचर ने दिया है, सी आई बिलीव, मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका उपयोग नहीं है। फिर ये तो जीते जागते बच्चे हैं, इनका उपयोग कैसे नहीं हो सकता, पर इनका उपयोग अलग ढंग से करो। जैसे बच्चे हैं वैसा उनका उपयोग करो। उसकी बजाय अगर अपने विचार आप थोपोगे तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। अ मैन विदाउट आइडेंटिटी वो कहीं खड़ा नहीं हो सकता। ओके, सी मैं अपने ओपिनियन तो दे दिया दोस्तों, और कुछ सवाल थे जो मैं कोशिश किया सॉल्व करने का। आई डोंट नो अप टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक मैं उसमें कामयाब हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहूंगा ये चारों लोग अपने अपने फील्ड के टॉपर लोग हैं। ये बैंकिंग में टॉप है, ये प्रिंसिपल है, ये बिजनेस में अच्छे हैं, ये एचआर डिपार्टमेंट में। क्या इनका राय जानना अच्छा नहीं होगा हमारे लिए? मैं चाहता हूं कि ये लोग भी अपना राय इस टॉपिक पे कुछ न कुछ दें। तो हम सबसे पहले जो विद्या के मालिक हैं प्रिंसिपल साहब, पहले यहाँ ही जाते हैं। प्रिंसिपल साहब या रमेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी उन्होंने बताया कि थोपना है हम लोग के समय से, तो हम लोग के समय कुछ ही फील्ड थे जी आगे बढ़ने जी, और पेरेंट्स चाहते थे कि हम उतने ही लिमिट फील्ड में आगे बढ़ें। एजुकेशन था, शिक्षक बनना, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ लिमिटेड पार्ट्स थे जिसमें हम अपना जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन आज के समय में मल्टीपर्पज, मल्टीमीडिया से बहुत से फील्ड ऐसे हैं जिसमें बच्चे अपना स्कोप बना सकते हैं जी। तो थोपने की बजाय, मैं बात करना चाहूँगा, थोपने की बजाय हम उनके किस तरफ इंटरेस्ट है उस तरफ जानना चाहें और उस तरफ उनको बढ़ाने की कोशिश करें, न कि थोपे नहीं। और जब उनको मौका देंगे पढ़ने का तो बच्चे ऑलरेडी आगे निकलेंगे। इसमें अगर हम उनको अपना थोपते रहेंगे तभी बच्चे उद्दंड होंगे और हमारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए जरूरी है कि हम उनके इंटरेस्ट को समझें और उस तरफ उनको मोटिवेट करें।
वेरी आगे बढ़ने के लिए बहुत से फील्ड है, सिर्फ एक जॉब ही नहीं जी जी एक्सेलेंट। विनायक जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? डेफिनेटली सर, थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि आज एक आपसे डिस्कशन होने का देख पता चला कि हमारी सोच मतलब कितनी लिमिटेड है। आज हम लोग सिर्फ सोचते हैं अगर बच्चा सुन नहीं रहा है तो वो सिर्फ उधर है। आज आपसे डिस्कस करने के बाद कुछ और अच्छे जवाब मिले कि शायद वो रेस्टलेस हो सकता है, केयरलेस हो सकता है, या हम लोग कुछ अपनी बातें इम्पोज कर रहे हैं उसके ऊपर। मतलब ऐसे और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से बच्चा हमारी बात सुन नहीं रहा है। लेकिन पेरेंट्स अक्सर क्या कर रहे हैं कि बस वो बात सुन नहीं रहा है, इसका मतलब उधर है, तो एक ही टैग उसके ऊपर लगा रहे हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर पेरेंट्स रूट कॉज ढूंढ लें कि क्या रीजन है, या फिर एक्सपर्ट्स डॉक्टर से कंसल्ट करके या खुद कंसल्टिंग करके, तो जिससे उनका सोल्यूशन भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान में आई कि इसमें बच्चों से ज्यादा पेरेंट की ही गलती है। पेरेंट्स को खुद पे काम करना चाहिए। Yes, yes, yes. अगर वो खुद पे काम करेंगे डेफिनेटली सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। यस, थैंक्स। आपने बहुत अच्छी बात कही विनायक जी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एक जैसे गीली मिट्टी होते हैं, उनको जैसा आप शेप डालो, जिस सांचे में डालो, उसी तरह का शेप बाहर आएगा। सो ये तो बट नेचुरल है कि हम उनको दोषी नहीं मान सकते। एक्सेलेंट, वेरी गुड। पांडे जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बाबत? जैसा प्रिंसिपल सर ने बताया कि आजकल तो बहुत वास्ट हो गया है, दुनिया जी। बहुत छोटी हो गई है, जी हर चीज़ लोगों को अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। जी तो जिस हिसाब के बच्चे की इंटरेस्ट हो उस हिसाब उसको बढ़ावा देंगे तो ज़्यादा वो भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे। यस, वेरी नाइस, एक्सेलेंट। जयवंत जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर बहुत सी चीज़ें बोलनी है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशंस इतनी सारी है। हम लोग फाइनेंस में हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं। आज बहुत सी नई चीज़ें हम लोग को सीखने मिली यहाँ पे कि नक्की इसका रूट क्या है और हमारे बीज को कैसे आगे बढ़ाना है, और इनको क्या तरीके से नर्चरिंग करना है, और कैसे हमारी खुद की विद्या उन पे ना थोप के उनका क्या कहना है वो जान के वैसे उनको नर्चर करें। वेरी गुड। तो अभी ये नर्चर में आपकी सहायता हमको लगेगी कि हमारे बच्चे कौन से क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत बिजी है, बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब हम बहुत अच्छे माँ बाप हैं ऐसा नहीं है। अभी साइकोलॉजिकली आप उनको अच्छी तरह से जान सकते हो क्योंकि आप वो प्रोफेशनल हो। तो हम लोग यही चाहते हैं, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आपको उसी लिए दूंगा कि हमारे बच्चों में हम लोग क्या करते हैं और उनमें हम क्या अच्छा और पैदा कर सकते हैं या क्या अच्छा और दे सकते हैं, जिससे हमारे बच्चे इस मानव संसार में अच्छा आदमी बन के हमारा नाम रोशन एक समाज को अच्छी देश हो। समाज को अच्छी देन हो, जी। या लोग सोचे कि भाई कुछ नहीं बना लेकिन एक अच्छा आदमी जरूर बन गया है। तो यही सोच है हमारी, और यही तरीके से हम लोग हमारी मैनेजमेंट करते हैं। और बहुत क्वेश्चन बच्चों के मन में या हमारे मन में रहते हैं, हम लोग वो एक साथ जोड़ नहीं पाते, हम लोग वो ईरा में जा ही नहीं पाते, क्योंकि उतना दिमाग तेज नहीं होता कि हम लोग वो समय का 2-3 साल का, हम लोग खुद को 2-3 साल में वहाँ पे सोच नहीं पाते कि ये बच्चे 2-3 साल के कैसे होंगे या 10 साल के बाद कैसे होंगे। तो कोशिश करेंगे सर, आपकी सहायता से कोशिश करेंगे। यू आर वेलकम सर। ऑलवेज बीन ट्रीट ऑन अ गुड कम्युनिटी टू द सोसाइटी। जी जी जी। एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों को, यहाँ पे बीमारियां कई स्टेज में होती हैं, उसी तरह इंसान की मानसिकता या उसकी फीलिंग कई स्टेज में होती है। अगर उसकी इंटेंसिटी लो है फीलिंग की, तो उसे काउंसलिंग करके ठीक किया जा सकता है। थोड़ी और ज्यादा है तो उसको मल्टीपल काउंसलिंग के बाद ठीक किया जा सकता है। लेकिन कई बार दोस्तों कॉज इतना इंटेंस होता है कि वो फीलिंग जो होती है ना, वो बड़ी तगड़ी हो जाती है।
और वो तगड़ी फीलिंग को सिर्फ काउंसलिंग से ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ केसेस में होम्योपैथिक दवाइयों का मदद हम लोग लेते हैं और उसका रिजल्ट भी हमने अच्छा देखा। सो मेरा कहना यही है दोस्तों कि दवा तक ना आने दें अपने बच्चों को। मैं यही चाहूँगा कि उनकी जो फीलिंग है वो इल फीलिंग ना हो, वो उतनी इंटेंस ना हो कि आपके बच्चों को दवा की जरूरत पड़े। मैं तो यही चाहूँगा दोस्तों कि उनकी फीलिंग इतनी लाइट हो कि आप उनको एक बार काउंसलिंग करें तो ठीक हो जाए। अगर आपसे नहीं ठीक हो रहे हैं तो किसी काउंसलर के पास जाइए, वो काउंसलिंग करके उसको ठीक कर देगा। बट माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, खासकर पेरेंट्स के लिए, जो लास्ट टॉपिक मैंने लिया था, इम्पोज मत करिए अपने थॉट, अपने विचारों को अपने बच्चों को थोपिए मत। वो क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसी फील्ड में जाने दीजिए, वो रामानुजन नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? उसका इंटरेस्ट कहीं और है। अगर वो, आप देखिए उसको, वो केयरलेस क्यों है, क्यों ध्यान नहीं देता? बच्चा खुद किसी चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं है दोस्तों। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है, रिस्पॉन्सिबल जो सर्कमस्टेंस है वो है, रिस्पॉन्सिबल वी आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट दैट किड। वो छोटा बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो जब हमारे सामने पैदा होता है, ना उसको सोच होता है, ना समझ होता है। जो सोच है वो हम अपने सोच ड्रिल करते हैं उसके दिमाग में। अगर मैंने उसको अच्छा सिखाया तो बट नेचुरल है, समाज को एक अच्छा देन है मेरा। अगर मैंने उसे बुरा सिखाया, छल कपट सिखाया, तो आप तो परेशान होंगे मेरे लिए, पर समाज भी परेशान होगा। सो कोशिश करिए कि जो भी बच्चों में इस तरह की फीलिंग्स आए जो हमने डिस्कस किए हैं वो इंटेंस ना हो, हल्की ही हो, ताकि बातचीत से ही वो खत्म हो जाए। दोस्तों आज यहीं पे ये हम लोग इस न्यू सेशन का पहला एपिसोड खत्म करते हैं। दोस्तों कोशिश करते हैं कि जितना प्यार और सपोर्ट आप लोगों से पहले मिला है, आज भी आगे भी मिलेगा, ताकि हम इसी तरह अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने पेश करते रहें और ऐसे जेंटल और इंटेलिजेंट पर्सन हमारे बीच में आके कुछ हमें लाइट दें, कुछ आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।